एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन आईएएस मैराथन। दिस इज प्रीति बुरा और आज हम स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का पार्ट 4। जिसने पहले पार्ट 3 नहीं देखे तो देख ले, क्योंकि ये आपस में लिंक्ड हैं। ये वाले पार्ट से देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए जो पहले वाले पार्ट्स हैं वो आपके ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है और कोई भी आपको इशू है यूपीएससी में, इधर रिलेटेड टू स्टेट पीसीएस, इधर रिलेटेड टू ईपीएफओ सीडीएस, तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट अस थ्रू द टेलीग्राम चैनल। आपको नीचे लिंक दिया गया है, तो प्लीज़ आप उसको ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि अगर इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का पार्ट 4। ओके, अभी चलते हैं। जैसे लास्ट में मैंने, अगर आपको बता दूं, मैं पूरा ब्रीफ एक बताऊं तो हमने स्टार्ट किया था इकोलॉजी से, फिर हमने पढ़ा था फूड वेब, फिर हमने पढ़ा था फूड चेन्स वगैरह, इसकी एनर्जी सिस्टम पढ़े थे, फिर हमने पढ़ा था इकोसिस्टम। और हमने बताया था इकोसिस्टम इज बेसिकली डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक। ठीक है, मरीन या फिर जैसे आप जब बोलते हैं, एक तो पानी वाली जगह का इकोसिस्टम और दूसरा इकोसिस्टम आपका टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन वाला। तो हमने ज़मीन वालों को बहुत सारी चीज़ों में, जैसे मैंने आपको अर्थ का एग्जांपल दिया था, डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट जो जोन्स थे, या डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड्स के ऊपर या ऑल्टीट्यूड्स के ऊपर हमने डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम को डिफ्रेंशिएट किया था। फिर हमने पढ़ा था एक्वेटिक इकोसिस्टम, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वो दो टाइप का होता है, फ्रेश वाटर और मरीन वाटर। एक और तीसरा जो होता है वो बीच का होता है, दैट इज़ वेटलैंड। ओके, वेटलैंड में सलाइन वाटर भी हो सकता है और फ्रेश वाटर भी हो सकता है। तो उसको पढ़ने इसीलिए ज़रूरी है इसको पढ़ना वेटलैंड को, क्योंकि ज़्यादा फोकस यूपीएससी वेटलैंड के ऊपर करती है। ओके, और ये थोड़ा बाद में निकल के आया है वेटलैंड्स का इशू, और काफ़ी इतने ज़रूरी होंगे इन्वायरमेंट के लिए, ये बाद में निकल के आया है, तो ये वैसे भी ज़रूरी हो जाता है आपके लिए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं वेटलैंड इकोसिस्टम के साथ। आई होप आपको टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों के दोनों क्लियर होंगे अब तक। ओके, जिसको नहीं है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बता देना। नेक्स्ट इज वेटलैंड इकोसिस्टम के साथ शुरू करते हैं। ये बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया है इंटरमीडिएट होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। ये आपको डीप वाटर भी मिल सकता है और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के बीच का पार्ट है। ट्रांजिशनल नेचर है बेसिकली इसका। ठीक है, ट्रांजिशन मतलब बीच वाला। ओके, और बेसिकली मार्श, जैसे कोई आपका दलदल हो गया, ऐसे मार्श, पेटलैंड्स, वाटर, ऐसा नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल या मैन मेड भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है। इसमें जो वाटर है वो स्टैटिक भी हो सकता है, वो फ्रेश भी हो सकता है, वो सॉल्टी भी हो सकता है। और इसमें सॉरी, जो मरीन वाटर है, फॉर एग्जांपल जो आपकी जो लो टाइड की है ना, इसकी जो एक कंडीशन है, इसमें जो लो टाइड बनेगी शुड नॉट एक्सीड देन 6 मीटर। यहाँ का जो एरिया है, अगर सॉल्ट इंक्लूडिंग एरियाज आएगा मरीन वाटर का, अगर इनमें इतने डेप्थ होगी, लेकिन ये जो आपकी लो टाइड है वो 6 मीटर से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, तभी हम इसको वेटलैंड मानेंगे। ओके, ये थी आपकी वेटलैंड की डेफिनेशन। अभी मैं बताती हूँ आपको कि फंक्शन क्या है वेटलैंड के, ज़रूरी क्या है, ये क्या काम करते हैं। देखो, सबसे पहले तो अगर वेटलैंड होगा दैट विल वर्क एज अ हैबिटेट टू एक्वाटिक फ्लोरा एंड फोना। प्लीज नोट कर लेना। बहुत सारे न्यूमरस स्पीशीज हैं बर्ड्स के, माइग्रेटरी स्पीशीज के, जो इस जगह पे रहते हैं। नेक्स्ट इज जो सेडिमेंट्स या न्यूट्रिएंट्स आते हैं सरफेस वाटर के, उसको फिल्टरेशन करना या उसकी रिसाइकलिंग करना इसका काम है। थर्ड थिंग इज दैट ये वाटर प्यूरिफिकेशन का काम करता है, फ्लड्स को मिटिगेट करने में हेल्प करता है, जो आपकी स्ट्रीम फ्लो होती है उसको मेंटेन करता है। नेक्स्ट इज ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है, आपको ड्रिंकिंग वाटर जैसे फिश, फॉडर और फ्यूल उनको प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज जो आपका बेसिकली रन ऑफ होता है, अर्बन एरियाज का रन ऑफ होता है, उसको कंट्रोल करता है। ओके, जो बफर शोर लाइन जो आपका होता है, जैसे शोर लाइन के ऊपर जो जितना भी इरोजन है, मिट्टी का इरोजन होता है, किसी और चीज़ों का तो उसको बफर करने का काम कौन करता है, आपका वेटलैंड। ओके, तो इसलिए बड़ा ही मतलब एक सस्टेनेबल टूरिज्म का काम भी करता है। कई बार ऐसा आपने वेटलैंड्स देखे होंगे कि जिसके आसपास टूरिज्म बहुत होता है, कल्चरल हेरिटेज का काम करता है वेटलैंड कई कई जगह पे। तो ये इसके सारे फंक्शंस हैं। और आ सकते हैं, कोई ना कोई डायरेक्ट पूछ सकता है, स्टेट पीएसएस तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ वेटलैंड्स, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो प्लीज़ नोट कर लेना। और ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि कौन से वेटलैंड्स के फंक्शन है या नहीं है, इस तरीके से आ सकता है। ओके, तो प्लीज़ इसको सबको नोट कर लेना। नेक्स्ट इज इनका डिप्लीशन हो रहा है, इसलिए ज़्यादा ज़रूरी, इसके न्यूज़ में आया था क्योंकि इनका डिप्लीशन होना स्टार्ट हो गया। उसके रीज़न क्या है, इनके डिप्लीट होने के रीज़न क्या है। देखो, हमने बहुत सारा लैंड है वो एग्रीकल्चर में कन्वर्ट कर दिया है, ओवर ग्रेजिंग हो रही है, जैसे
जितना होनी चाहिए उससे अगर कोई भी लिमिट क्रॉस हो जाएगी किसी ना किसी चीज़ की, तो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन होगा, कहीं ना कहीं डिप्लीशन होगा। ओके, और कई बार ऐसा होता है कि हम जो बेड्स होते हैं, सैंड बेड्स होते हैं, उसके ऊपर से सैंड, ये जो ओवर ग्रेजिंग होती है वो सैंड को रिमूव कर देती है, जिससे क्या होता है, डिप्लीशन होता है वहाँ के एरिया का। ओके, नेक्स्ट इज एक्वा कल्चर। हमने मछली पालन करना स्टार्ट कर दिया है, जो जो क्या करता है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन करता है। ओके, किसका हैबिटेट डिस्ट्रक्ट करेगा और किसको किसको अफेक्ट करेगा, वो मरीन लाइफ को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट इज डिफोरेस्टेशन। हमने इसके जो रीज़न है मेन ये भी है कि हमने डिफॉरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है, जो अपने फॉरेस्ट है उनको। पोल्यूशन, डोमेस्टिक वेस्ट, ये आपके थोड़े से और रीज़न आ जाते हैं इसके। एग्रीकल्चर रन ऑफ, ये इसका क्यों डिप्लीशन है, मैंने लास्ट जो आपकी क्लास हुई थी उसमें बताया था एग्रीकल्चर रन ऑफ, कि इससे क्या होता है, यूट्रोफिकेशन होती है कई सारे लेक्स में, तो वहाँ पे इसलिए क्या होता है, इसका डिप्लीशन हो रहा है, अगर वो पानी वाली जगह पे वो चीज़ बनी हुई है तो। ओके, क्लाइमेट चेंज ऑब्वियसली इसका रीज़न है एक बहुत बड़ा। अब ये इतने रीज़न तो आ गए हमारे पास, डिप्लीशन डिप्लीशन हो गया, तो इसका मिटिगेशन भी हमको ढूंढना पड़ेगा, सॉल्यूशन भी ढूंढना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन इज दैट कि हमको क्या करना है, सर्वे करना है, डिमार्केशन करना है और प्रोटेक्ट करना है। किसको, नेचुरल रीजनरेशन को प्रोटेक्ट करना है, या फिर कई बार अगर नेचुरल तरीके से ना हो सके तो आर्टिफिशियली भी हम उसको रीजनरेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिव मेजर लेंगे हम, पेड़ लगाएंगे, वीड को कंट्रोल करेंगे, सॉइल को कंजर्व करेंगे, एफोरेस्टेशन करेंगे, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करेंगे, और एनक्रोचमेंट जितना भी हो रहा है सिटीज़ का उसको अगर हम ख़त्म कर दे, एनक्रोचमेंट्स को ख़त्म कर दे, तो हमारा क्या है, ये तो कम से कम ये वाला समस्या की तो हल निकल आएगा। ओके, अब मैं आपको कुछ एक फैक्चुअल चीज़ बताना चाहूँगी इससे रिलेटेड कि क्या है। इंडिया में बेसिकली एक प्रोग्राम चला गया था, दैट इज़ नेशनल वेटलैंड्स कंजर्वेशन प्रोग्राम। इट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर 1985 से 1986 में, और इस प्रोग्राम के अंदर 115 वेटलैंड्स को आइडेंटिफाई किया गया था मिनिस्ट्री के द्वारा, जिनको अर्जेंट कंजर्वेशन की और मैनेजमेंट की ज़रूरत थी, जिनको अर्जेंट इंटरवेंशन की ज़रूरत थी। तो प्लीज़ इसको नोट कर लेना, NWCP। ये प्रोग्राम कब चलाया गया था, 1985 से 86 में। कितने वेटलैंड्स इसमें आइडेंटिफाई किए थे जिनको ज़रूरत थी, दैट इज़ 115। इसका एम क्या था कि भाई हमको कंजर्व करना है वेटलैंड्स को, कि वो फर्दर डिग्रेड ना हो सके, और ताकि वो दूसरे, और उनका इस तरीके से वाइजली यूज़ करो कि वो लोकल कम्युनिटीज़ को बेनिफिट दे और ओवरऑल कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी में हेल्प करे। प्लीज़ इसको नोट कर लेना। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबल है इसकी कोऑर्डिनेशन में, वेटलैंड्स के प्रोग्राम के लिए, कंजर्वेशन के लिए, इनिशिएटिव के लिए। नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें रिस्पॉन्सिबल होती है इस प्रोग्राम के तहत। ओके, और दूसरा बात ये एक आपको गाइडलाइंस देता है फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस की, कि हम क्या करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट को फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस देंगे इसके गाइडलाइंस के मुताबिक। ओके, और क्योंकि जो लैंड रिसोर्स होता है वो तो आपका स्टेट गवर्नमेंट का या यूटी का एडमिनिस्ट्रेशन में उसी के अंडर आता है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हमने गाइडलाइंस दे दी कि भाई उनको फाइनेंशियल और टेक्निकल अगर असिस्टेंस चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को तो उनको दे दो। ओके, अब आई इसके बाद एक आता है वेटलैंड के बाद एस्चुरी। आपने देखा होगा कि रिवर जहाँ पे सी को जब मिलती है तो उससे पहले जो एरिया होता है, जो बीच का एरिया होता है मिलाने वाला, उसको बोलते हैं एस्चुरी। प्लीज अगर नोट कर लेना अगर आपको नहीं पता है तो। एस्चुरीज आर लोकेटेड बिटवीन वेयर द रिवर मीट्स द सी। ओके, प्लीज इसको नोट कर लो, एस्चुरी बड़ा इंपॉर्टेंट आपके एस्पेक्ट है, डायरेक्ट आपसे ये भी पूछा जा सकता है, डेफिनेशन पूछ जा सकती है एस्चुरी की। हाँ, estuaries are the water bodies where the flow of fresh water from the river mixes with the salt water transported by the tide from the or from the ocean। ठीक है, तो ये क्या होगा, एस्चुरी में क्या होगा कि जो रिवर्स है उनका फ्रेश वाटर होगा और जो सी है उनका सॉल्टी वाटर होगा, दोनों का दोनों मिक्स होंगे। ठीक है, और ये मोस्ट प्रोडक्टिव वाटर बॉडीज होती हैं पूरे वर्ल्ड में। प्लीज इसको नोट कर लो। They are located at the lower end of a river and are subjected to tidal fluctuation। Obviously जब सी के इतने पास है तो tidal fluctuations इनके अंदर होंगी। और estuaries are either once or twice daily washed by sea water। अब tides आएंगी तो obviously daily washed by sea water तो होगा ही होगा। प्लीज इसको नोट कर लो, आपसे पूछा जा सकता है एस्चुरी का इकोसिस्टम भी। ओके, अब इसके भी एस्चुरी के इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स क्या है आपके पास। सबसे पहला जो हमारे पास एनवायरमेंटल बेनिफिट है दैट इज वाटर क्वालिटी जो है आपकी रेगुलेट होती रहती है, ग्राउंड वाटर है इससे रिचार्ज होता रहता है। नेक्स्ट इज ये हैबिटेट प्रोवाइड करता है,
ब्रीडिंग या नर्सरी ग्राउंड्स को, जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट्स या एनिमल्स का एक तरह से हैबिटेट वहाँ पे बना सकते हैं। बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसके सोशल बेनिफिट्स भी हैं। और कुछ एक कम्युनिटी होती है जो एस्चुरीज से बहुत लिंक होती हैं आपस में, ठीक है, और उनकी कोई वैल्यू होती है वहाँ पे रिक्रिएशन, जैसे रिक्रिएशन के लिए, इंडिजिनस के लिए, या नॉलेज या रिसर्च के लिए उसकी वैल्यूज को यूज़ किया जा सकता है। थर्ड थिंग इज दैट इसको इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं, कमर्शियल फिशिंग कर सकते हैं, पोर्ट्स एंड हार्बर्स बना सकते हैं, नेविगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, टूरिज्म, एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर एंड इंडस्ट्री, एनीथिंग कैन बी डन इन द इकोसिस्टम ऑफ योर एस्चुरी, ठीक है। और दूसरा क्या है कि जब कोई बड़ा स्टॉर्म आएगा या एरोजन होगा, एस्चुरी होगी तो उसको प्रोटेक्ट करने में ज़्यादा हेल्प होएगी, ओके। ये इसके इन्वायरमेंटल जो बेनिफिट्स हैं। अब इंडिया एस्चुरीन इकोसिस्टम में क्या है, द कंट्री हैज़ 14 मेजर, 44 मीडियम एंड 162 माइनर रिवर्स ड्रेन्स इनटू द सी थ्रू वेरियस एस्चुरीज। प्लीज नोट कर लो इसको कि 14 मेजर है, 44 आपके मीडियम है, 162 है माइनर रिवर्स ड्रेन है जो सी को कनेक्ट करते हैं रिवर से थ्रू द वेरियस एस्चुरीज, ओके। मेजर एस्चुरीज आपकी अकर करती हैं, कहाँ मिलती हैं, बे ऑफ बंगाल में। मैनी एस्चुरीज आर लोकेशंस ऑफ सम ऑफ द मेजर सी पोर्ट्स, और जहाँ पे ज़्यादा एस्चुरीज होगी वहीं पे ज़्यादा मेजर सी पोर्ट होंगे। तो अगर आपको कोई बोले कि ज़्यादा पोर्ट कहाँ पे है, बे ऑफ बंगाल की साइड है या दूसरी साइड है, तो आप क्या बोलोगे कि जहाँ पे मेजर एस्चुरीज होंगी वहीं पे मेजर सी पोर्ट्स होंगे जो सबसे ज़्यादा काम आएंगे, ओके। मोस्ट ऑफ द इंडियाज मेजर एस्चुरीज अक्कर ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, तो जैसे ये आपको पहले मैंने बता ही दिया है। नेक्स्ट, तो एस्चुरीज ऑन द वेस्ट कोस्ट पे अगर हम एस्चुरीज को देखें तो वो इन कॉन्ट्रास्ट स्मॉल हैं, ओके। तो प्लीज़ इसको नोट कर लेना, इसमें बड़े अच्छे अच्छे फैक्ट्स दिए हुए हैं आपको, और ये कई बार कोई क्वेश्चन में आपको पूछ सकते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकता है। अब एक और चीज़ देखी होगी आपने वहाँ पे आसपास एस्चुरीज, वेटलैंड्स, या फिर तीसरी चीज़ मैनग्रूव्स। ये बेसिकली प्लांट एक तरह से बोल सकते हो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कोस्ट लाइन में आपको मिलता है, एक तरह का प्लांट है, कैरेक्टरिस्टिक्स है बेसिकली। फॉरेस्ट है कि जिसमें मैनग्रोव्स के प्लांट्स मिलेंगे आपको, और इनकी क्या होती है बेसिकली, जो इनके जो ट्रीज होते हैं मैनग्रोव्स के या बुशेस होती हैं, वो हाई वाटर लेवल और स्प्रिंग ड्राइज के नीचे ग्रो करते हैं। प्लीज इसको नोट कर लो, bushes growing below the high water level of spring tides which exhibit remarkable capacity of salt water tolerance। इसीलिए इनका क्या होता है, इनकी कैपेसिटी होती है कि ये सॉल्ट वाटर को टॉलरेट कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसको नोट कर लेना, बहुत अच्छी डेफिनेशन है मैनग्रोव की ये। कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बता दी है कि एवरग्रीन लैंड प्लांट्स होते हैं, और बेसिकली शोर्स जो होती हैं वहाँ पे उगते हैं, वहाँ पे शेल्टर देते हैं। टिपिकली टाइडल फ्लैट्स के पास होते हैं, डेल्टाज के पास होते हैं, एस्चुरीज के पास होते हैं, बेज के पास होते हैं, क्रीज के पास होते हैं, बैरियर आइलैंड्स पे आपको मिलेंगे ऐसे प्लांट्स देखने को। अगर आप केरला वगैरह गए हो, आपने बैक वाटर्स देखे हो, तो वहाँ पे आपको मैनग्रोव्स के जो फॉरेस्ट है या प्लांट्स है, ट्रीज हैं, वो देखने को बहुत मिलेंगे। और जो बेस्ट लोकेशंस होती हैं वो उसकी होती है एबंडेंट, जहाँ पे सिल्ट होंगे, जहाँ पे जो सिल्ट है वो रिवर उसको नीचे की तरफ लेके आएगी, ओके। सैंडी बीचेस के आसपास कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे देखने को। और इनकी जो बेसिकली फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन होती है, सैलिनिटी की होती है वो, ठीक है, मतलब ये सॉल्ट वाटर को टॉलरेट कर सकते हैं। और ऐसे जो एनारोबिक मड होता है जहाँ पे, वहाँ पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। और उनको क्या बस इनको एक ज़रूरत होती है, इनको हाई सोलर रेडिएशन की ज़रूरत होती है। और इनकी एबिलिटी है कि सलाइन वाटर, ब्रैकिश वाटर में भी ये अपने फ्रेश वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और इनकी जो बेसिकली ब्लाइंड रूट्स होती हैं, और जो इनकी मतलब रेस्पिरेशन अगर कोई प्रॉब्लम होती है एनारोबिक सॉइल कंडीशंस में भी, जो इनको हेल्प करती है, तो इनका नाम कहीं भी पूछ सकते हैं, न्यूमाटॉप्स, बेसिकली न्यूमाटाट्रोप्स इसका नाम है, टॉप्स। तो प्लीज़ इसको नोट कर लो, न्यूमाटोफोर्स, सॉरी न्यूमाटाफोर्स, कुछ ऐसा ही नाम है। देखो मैं मेरे को भी नहीं आती इतनी साइंटिफिक डेफिनेशंस, बट ये रूट्स होती हैं, इनका नाम है दैट इज ब्लाइंड रूट्स। और ये आपको हेल्प करेंगी जब ये जो ट्रीज होते हैं आपके मैनग्रोव के, उसमें जब कहीं एनारोबिक सॉइल कंडीशंस बन जाते हैं तो आपको रेस्पिरेशन प्रॉब्लम से ओवरकम करने में हेल्प करेंगी ये मैनग्रोव्स को, ठीक है। और मैनग्रोव्स को बेसिकली जो इनका इट्स सेल्फ फ्रॉम जर्मिनेट करने का इनके अंदर एक रिप्रोडक्शन का वो होता है, सीड जर्मिनेट इन द ट्री इटसेल्फ, वहीं पर जर्मिनेट हो जाता है, ट्री के अंदर ही सीड को जर्मिनेट, मतलब ये बड़ा ही एक अद्भुत सा इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनग्रोव का।
और बेसिकली क्या है कि जो, क्योंकि सलाइन वाटर में अगर सीड नीचे गिर जाएगा तो सलाइन वाटर में ख़त्म हो जाएगा, तो इसीलिए इसको एवॉल्व किया गया है, एडेप्ट किया गया है इन ट्रीज के द्वारा। बहुत ही शानदार और बहुत ही अजब और गजब कैपेसिटी है इनकी ये। ओके, प्लीज़ इसको नोट कर लेना, बड़ा ही अद्भुत सा है। और कुछ एक एडवेंशियस रूट्स इनके अंदर से निकलती हैं, जिनको स्टिल्ट रूट्स भी बोला जाता है। तो हो सकता है कि आपसे ये पूछ ले कि जो स्टिल्ट रूट्स हैं वो कौन से फॉरेस्ट से रिलेटेड हैं, दैट इज ये दे आर रिलेटेड टू द मैनग्रोव फॉरेस्ट या मैनग्रोव ट्रीज। ओके, अभी हम आते हैं मैनग्रोव प्रोफाइल इंडिया। अब मैनग्रोव फॉरेस्ट की बात कर ली तो इंडिया में तो जरूर देखना बनता है ना, पेपर में तो कहीं से भी पूछ सकते हैं, और इंडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द अगर हम परव्यू करें तो एग्जामिनेशन जैसे यूपीएससी, तो इट मेनली फोकसेज ऑन इंडिया, तो हमको इंडिया पता होना चाहिए मैनग्रोव प्रोफाइल का इंडिया के अंदर। तो जो मैनग्रोव्स ऑफ सुंदरबंस है, दे आर द लार्जेस्ट सिंगल ब्लॉक ऑफ टाइडल होलो। प्लीज इसको नोट कर लो, जो अपने सुंदरबंस के मैनग्रोव्स हैं, लार्जेस्ट सिंगल ब्लॉक हैं अपने पास मैनग्रोव्स के। और ये जो आपका भितारकनिका है उड़ीसा के अंदर, विच इज द सेकंड लार्जेस्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसमें टिपिकल मैनग्रोव स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगे और हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। प्लीज नोट कर लेना, मैनग्रोव जो आपके स्वैम्प्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके इंटरटाइडल मड फ्लैट्स और गोदावरी कृष्णा डेल्टाइक जो आपका रीजन है आंध्र प्रदेश में, वहां भी देखने को मिल सकते हैं। और ये क्या है, फायोटिक मैनग्रोव्स ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है इनको, फायोटिक मैनग्रोव्स ऑफ द वर्ल्ड। द मैनग्रोव वेजिटेशन इन द कोस्टल जोन ऑफ केरला इज वेरी स्पार्स एंड थिन। तो पूछ सकते हैं आपसे कि केरला में कैसे टाइप का मैनग्रोव वेजिटेशन है, इट इज वेरी स्पार्स एंड थिन। अगर गुजरात में बात करें तो मेनली गल्फ ऑफ कच्छ और कोरी क्रीक में है मैनग्रोव्स थोड़े से बहुत देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज मैनग्रोव्स बेसिकली क्या है, स्टंटेड ग्रोथ दिखाते हैं कई बार, और नैरो और डिसकंटिन्यूअस पैचेस में भी आपको दिख सकते हैं, सॉफ्ट और क्लेई मड में भी आपको दिख सकते हैं। और कई बार ड्वार्फ भी होते हैं, जैसे ड्वार्फ मैनग्रोव्स तो आपको गल्फ ऑफ कच्छ में देखने को मिलेंगे। और जहाँ पे अगर टॉलर देखना हो आपको तो वो आपको सुंदरबंस में देखने को मिल जाएगा। अंडमान एंड निकोबार में स्मॉल टाइडल एस्चुरीज के पास आपको देखने को मिल जाएगा। एंड डिस्टर्ब्ड जो मैनग्रोव फ्लोरा अगर आपको देखना है तो वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये आपकी पूरी प्रोफाइल है मैनग्रोव फॉरेस्ट की इन इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली। ओके, तो ये था आपका आज का पूरा चैप्टर। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर आपको फिर से मैं बोल रही हूँ कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप उससे शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही अपनी इन्वायरमेंट की ऐसे ही आपकी गाड़ी चलेगी अपनी, और जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक हम छोड़ेंगे नहीं इसको। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।